हाल ही में किसी वेब सीरीज में मैंने एक डायलॉग सुना था। बिहार का एक नेता बोलता है कि हमारे यहाँ लौंडों की दो ही कैटेगरी है, या तो वो चोर उचक्का अपराधी बन जाते हैं या फिर डायरेक्ट आईएएस बनते हैं। वैसे तो ये बात फिल्मी कहानी है, मगर ऐसा लग रहा है कि अमृतकाल के भीतर देश के युवाओं में भी निश्चित ही दो कैटेगरी बन गई है। अब युवा या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गोबर छाप ज्ञानी होते हैं, दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर पाले हुए आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हैं, दंगे करते हैं, या फिर अव्वल दर्जे के इंटेलेक्चुअल भी हो रहे हैं। संख्या बहुत कम है, मगर है। अब नफरती चिंटुओं की कहानी तो आए दिन हम लोग देखते ही रहते हैं। आज मैं एक ऐसे युवा की बात करने जा रहा हूं जिसने अपने एक लेख के जरिए न्यायपालिका में व्याप्त बुराइयों की जड़ों को हिला दिया है। जी हाँ, एक लॉ स्टूडेंट ऋषि कुमार ने इंडियन जुडिशरी को लेकर, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर लिख दिया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के भीतर रीढ़ की हड्डियां नहीं है। यानी वहां जो लोग बैठे हैं उनकी नसें कहीं और से दबाई जा रही हैं। ऋषि कुमार का ये लेख लंबा चौड़ा है, लेकिन एक बार जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो फिर पूरा पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि लगभग सारी चीजें पहले से ही हमारे जहन में हैं, क्योंकि सालों से इन्हीं मुद्दों पर तो बोलते आए हैं। मगर ऋषि ने जिस तरीके से चीजों को सजाया है, जिस भाषा में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी को ढूंढने का प्रयास किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। एक लॉ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अधिकतम उम्र 25 साल की होगी, लेकिन इतनी कम उम्र में नौजवान ने ऐसा धुरंधर लेख लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के तमाम बड़े बड़े वकील और जज साहब लोग भीतर से हिल गए। इतना हिल गए कि यूनिवर्सिटी को फोन करके हड़काने लगे, और कथित रूप से यूनिवर्सिटी ने ऋषि को भी हड़काना शुरू कर दिया। मगर ऋषि कुमार ने इस पर जो जवाब दिया अपनी यूनिवर्सिटी को, वो भारत के हर एक नौजवान को देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि लोकतंत्र में जीने के लिए खाली पैदा होना और नागरिकता मिल जाना ही काफी नहीं है। डेमोक्रेसी एक जिम्मेदारी है सिस्टम को जवाबदेह बनाने की। ऋषि कुमार ने अपने लेख में क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, बेहद आसान भाषा में और कम शब्दों में जानेंगे। खासकर ऋषि कुमार का वो जवाब देखिएगा जब उन्होंने अपने लेख को मिटाने से मना कर दिया। तब भी मना कर दिया जब यूनिवर्सिटी ने यहां तक कह दिया था कि मिटा देना ही आपके लिए अच्छा है। अपने इस लेख में ऋषि ने प्रधानमंत्री से लेकर न्यायपालिका और बार एसोसिएशन और देश के कुछ बेहद नामी गिरामी वकीलों को भी पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन पर शायद ही कोई और करता है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी चलती रहे, ये बातचीत होती रहे, बाधा न आए। दरअसल हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक को बैन कर दिया। जहां जहां किताबें गई थी सबको वापस मंगवा लिया। इस किताब में न्यायपालिका में लंबित मामलों और भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई थी। बहुत सारे सकारात्मक चीजों को भी शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने, बड़े बड़े वकीलों ने केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जो नकारात्मक लगी। हालांकि अपनी समस्याओं बुराइयों पर बात करना नकारात्मक होता नहीं है, लेकिन हुजूर को लग गई तो लग गई। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि एनसीईआरटी में न्यायपालिका की ये बातें लिखना हमें बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश लग रही है। हम पर गोली चलाई गई है, आज न्यायपालिका खून से लथपथ है। ऋषि कुमार ने पूछा है कि क्या न्यायपालिका को घायल करने के लिए एक स्कूल की किताब ही काफी है? यदि एक संस्था इतनी कमजोर है कि एक किताब का अध्ययन भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो सच में ऐसी संस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। ऋषि लिखते हैं कि वास्तव में ये एक निर्णायक पल है, क्योंकि भारत के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ है जब न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि उसके लिए संस्थागत सुख सुविधाएं लोगों के संवैधानिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ किताबों पर ही बैन नहीं लगाया, बल्कि उसे लिखने वालों को भी सरकारी व्यवस्था से बैन कर दिया। यानी उनको सजा दे दी, बिना उनकी बात सुने, बिना उनका पक्ष सुने, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यानी उनको कहीं कोई सरकारी काम नहीं मिलेगा। और तो और यह भी आदेश दिया गया कि पता लगाइए केंद्र सरकार कौन लोग हैं जो न्यायपालिका पर लिखते हैं, बोलते हैं। हालांकि ये आदेश देने के कुछ ही दिन बाद चीफ जस्टिस ने एक मामले में यह भी कह दिया कि लोगों को हमारे फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। मने ऐसा लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न हुए, मुंबई का मौसम हो गए, कभी भी बदल जाते हैं। ऋषि ने लिखा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें बार
बार एसोसिएशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये दिखाता है कि किस तरीके से संस्थाएं बिना विरोध के झुक रही हैं। ऋषि लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न तो अवमानना की कार्यवाही शुरू किया, न ही विशिष्ट मानहानि कारक झूठ की ओर इशारा किया और न ही सुधार की मांग किया। उन्होंने बस सीधे सीधे बैन लगा दिया, जबकि इस तरह के बैन को खुद अदालतों ने ही बार बार कई बार असंवैधानिक घोषित किया है। और आपको बता दें कि अपने लेख में ऋषि ने हर एक बात का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। गहनता से रिसर्च करके जानकारी जुटाकर इस युवा ने यह लेख लिखा है। आज जहां जज साहब लोग एआई का इस्तेमाल करने लगे और फिर पकड़े भी जाते हैं, कईयों को तो आदेश लिखना भी नहीं आता, खुद अदालतें ही कहते हैं कि इनको हटाओ, इनको लिखना सिखाओ, वहीं एक लॉ स्टूडेंट ने अमृतकाल में नया इतिहास बनाया है। आगे इन्होंने बताया है कि कैसे इस तरह से प्रतिबंध लगाने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है, वही बात जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का काम खुद ही कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं है। ऋषि ने साफ साफ लिखा है कि न्यायपालिका दो भूमिकाओं में प्रवेश कर चुकी है। एक तो वो संसद की तरह अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रही है और दूसरे उस प्रतिबंध की समीक्षा भी खुद ही कर रही है। ये तो सीधे सीधे न्यायिक सत्ता की दलाली है। जो न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है, उसका इस्तेमाल ये लोग अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि अदालतों ने बार बार अस्थायी डिजिटल बैन की आलोचना की और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। आप दर्शकों को याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पुस्तक का वो हिस्सा लिखने वाले 3 विद्वानों प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को भी बैन कर दिया, जबकि ये तीनों ही अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण शिक्षाविद और विद्वान माने जाते हैं, बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। याद करिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि किताब में जो लिखा है, एनसीईआरटी वाले मामले में किताब में जो लिखा है वो 100% सच है, बल्कि हकीकत में जितना सच है उसका 1% यहां नहीं लिखा है। बहरहाल ये सवाल भी उठाया गया है कि तीनों लेखकों को सुने बिना, उनका पक्ष जाने बिना उन्हें सजा दे दी गई। ऋषि लिखते हैं कि इंग्लैंड में मध्ययुगीन काल के दौरान विधायिका कभी कभी न्यायिक शक्तियां ग्रहण कर लेती थी। यानी यूं समझिए कि हमारे देश की कोई विधानसभा, लोकसभा, संसद किसी को सजा सुनाने लगे। अब उसी तरह भारत में न्यायपालिका ने सरकार का काम कर दिया है। आप दर्शक ध्यान रखिएगा, मैं शब्द सा नहीं पढ़ रहा हूं, मोटा मोटी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि लेख बहुत ही लंबा चौड़ा है। शब्द सा पढ़ना चाहते हैं तो यहां सारा स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, पढ़ लीजिए। ऋषि ने लिखा है कि मेरे पास एनसीईआरटी का वो अध्याय उपलब्ध है जिस पर बैन लगाया गया। 18 पेज के इस अध्याय की शुरुआत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के उद्धरण से होती है कि जुडिशरी असल अर्थों में जनता की अंतरात्मा की रक्षक होने के साथ साथ देश के कानूनों की भी संरक्षक होती है। एनसीईआरटी की पुस्तक में संविधान की प्रस्तावना, न्यायालयों की संरचना, अदालतों के तमाम ऐतिहासिक फैसले, सब के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ भारत की न्यायपालिका में जो समस्याएं हैं उस पर भी कुछ आंकड़े दिए गए। ऋषि ने अपने लेख में कहा है कि भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त है। इसके तमाम प्रमाण उपलब्ध है। 4 पन्नों की लिस्ट मैंने 10 मिनट के भीतर तैयार कर लिया। आप भी देख लीजिए कौन कौन से जजों पर कौन कौन से आरोप लगे, किन किन लोगों ने आरोप लगाए, कैसे कैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि 45% से ज्यादा भारतीय मानते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। तमाम बाहरी आकलन भी इसी तरह इशारा करते हैं। 2024 भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत ने 100 में से 38 नंबर प्राप्त किए और दुनिया के 180 देशों में 96वां स्थान रहा। और ये सब केवल काल्पनिक आंकड़े नहीं है। साल 2010 में पूर्व कानून मंत्री शशि भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा था कि भारत में कुल 16 मुख्य न्यायाधीशों में से 8 भ्रष्ट थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने आरोप लगाया था कि 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने एक भ्रष्ट हाईकोर्ट जज को बचाने के लिए गलत और अनुचित समझौते किए। शांति भूषण और मार्कंडे काटजू दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हुई। दोनों ही आरोप निर्णायक रूप से गलत साबित हुए। यानी इन दोनों लोगों ने जो आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, वो सही था। पूर्व चीफ जस्टिस खरे ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कुछ कहा था। बताया था कि व्यापक रूप से भ्रष्टाचार न्यायपालिका में घुस चुका है। महाभियोग को लेकर भी ऋषि लिखते हैं कि आज तक भारत में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग सफल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रक्रिया ही बहुत जटिल है। इतनी जटिल है कि इससे कम प्रयास में देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी 140 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना आसान है, एक जज को महाभियोग चलाकर हटाना मुश्किल है। कुछ मामले जब महाभियोग के पास पहुंचे भी तो जजों ने पहले इस्तीफा दे दिया। उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि जस्टिस सौमित्र सेन पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगा। महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में पता चला कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको सारे सरकारी लाभ मिलते रहे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि उनके इन सरकारी लाभों को रोका जा सके। यानी सोचिए कि एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कोई भी बेहद गंभीर आरोप लगता है, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन
लेकिन उससे पहले ही वो इस्तीफा देकर बच गए और तमाम सुख सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से लेते रहे। ऐसा ही मामला था जस्टिस दिनाकरन का। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला था। महाभियोग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जितने लाभ ले सकते थे सब लेते रहे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की एक और आंतरिक जांच में जस्टिस एस.एन. शुक्ला को रिश्वत लेते हुए पाया गया। उन्होंने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उनसे उनका न्यायिक कार्य छीन लिया गया, लेकिन रिटायरमेंट तक वो घर में बैठकर पूरा वेतन लेते रहे। सोचिए इससे बढ़िया क्या है, काम भी नहीं करना है, पैसों मिल रहा है। अब आप जनता सोचिए कि स्थिति क्या है। ऋषि ने लिखा कि इन तीनों जजों का मामला कोई अपवाद नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। इसका मतलब है कि सुनवाई की तारीख पाने के लिए मुवक्किल रिश्वत देता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने तमाम अदालतों में देखा होगा, खासकर निचली अदालतों में बिना पैसा दिए तारीख नहीं मिलती है। और ये कोई घूस का मामला नहीं है, वहां पर ऐसे लेन देन होता है जैसे लगता है कि ये नियम है। ये भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ये नियम है, खुलेआम लेन देन होता है। तरह तरह के भ्रष्टाचार होते हैं और जब जजों पर मामला आता है तो उनका सिस्टम ही उन्हें बचा लेता है और उन्हें सारे लाभ मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगी, ढेर सारे जले हुए नोट पाए गए, वीडियो भी मौजूद है, पूरी दुनिया ने देखा। ऋषि पूछते हैं कि एनसीईआरटी मामले में लेख को बैन लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, क्या यह किसी सुप्रीम कोर्ट की भाषा है या तानाशाहों की भाषा है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि हमें पता लगाना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है हम जानना चाहते हैं, हम मामले को बंद नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि कुछ तत्वों ने सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार किया है, हम सख्त कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो देश के बाहर ही क्यों न छिपा हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन वेबसाइटों और लोगों की पहचान करने का भी निर्देश दिया जो आलोचनात्मक टिप्पणियां पोस्ट करते हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मगर किस कानून के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ये किसी को पता नहीं है, खाली नाम मांग लिया गया है। ऋषि ने लिखा है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत का इरादा हिटलर या मैकार्थी का था, मैं बस इतना इशारा कर रहा हूं कि भाषा का अपना इतिहास होता है और संस्थाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा चुने गए शब्दों के आधार पर होता है। यानी संस्थाएं क्या बोल रही हैं, कैसे शब्द बोल रही हैं, इसी के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसी पावरफुल संस्था अपने आलोचकों को दंडित करती है तो इसका भयावह प्रभाव होता है। लोग चुप हो जाते हैं, पत्रकार और शिक्षाविद अपने रिपोर्ट्स पर खुद ही सेंसरशिप लगा देते हैं। धीरे धीरे विचारों का बाजार सिकुड़ जाता है, शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे ऋषि ने प्रधानमंत्री को भी याद किया, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ लिया है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक पर उन्होंने भी कथित तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त किया और निर्देश दिया कि जिन लोगों ने इस अध्याय को मंजूरी दी उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। ऋषि ने लिखा कि प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने संविधान की शपथ लिया है, न्यायपालिका की नहीं। जब कार्यपालिका का चुना हुआ मुखिया इस तरह से पेश आता है तो सवाल उठता है कि आखिर जनता ने उन्हें क्यों चुना। यानी ऋषि कहते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री ने भी संविधान की शपथ लिया है तो उन्हें संविधान सम्मत बात करनी चाहिए और संविधान सम्मत यही है कि लोगों को बोलने का अधिकार, आलोचना का अधिकार है। आपको याद होगा एनसीईआरटी केस में सुप्रीम कोर्ट के भीतर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे। ऋषि लिखते हैं कि इन दोनों प्रतिष्ठित वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कार्रवाई के लिए उकसाया। ये दोनों लोग बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, संसद के सदस्य भी हैं और अदालत में जाकर कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये जो लिखा गया है जानबूझकर किया गया लगता है। एडवोकेट सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि मानो शासन के अन्य हिस्सों में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, यानी हम ही को काहे बोल रहे हो, बाकी जगह भी तो है। यहीं पर ऋषि ने सवाल उठाया है कि किताब में तो हर किसी की आलोचना की गई है, इसमें चुनावी उम्मीदवारों को गाली गलौज करते हुए और पुलिस द्वारा नोटों के बंडल लेते हुए कार्टून भी है, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र भी है, मगर फिर भी बड़े बड़े नाम वाले वकीलों ने कह दिया कि जानबूझकर न्यायपालिका को ही निशाना बनाया गया लगता है। ऋषि ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को हर तरह की आलोचना और निंदा से परे एक अखंड संस्था मानना इंसानों द्वारा चलाई जा रही संस्था को देवताओं के बराबर खड़ा कर देने जैसा है। यानी सुप्रीम कोर्ट इंसानों द्वारा चलाई जाती है, उसे देवताओं के बराबर खड़ा मत करिए, ये ठीक नहीं है। संस्थानों में गलतियां हो सकती हैं, संस्थाएं भ्रष्ट भी हो सकती हैं। देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका कोई पवित्र मंदिर नहीं है, ये एक सरकारी संस्था है जिसे संविधान द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये जनता के टैक्स के पैसे से चलती है और जनता तथा हमारे संविधान के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल हमें इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान और आस्था में बहुत अंतर है और सम्मान आस्था से नहीं मिलता बल्कि आचरण से अर्जित होता है। यानी आपके कर्म जैसे होंगे सम्मान वैसा ही होगा।
और वैसे भी समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी संस्था पर सवाल उठा के उसकी आलोचना करके, उसके कार्यों की आलोचना करके उसे सुधारना चाहते हैं, उसकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। ऋषि ने लिखा है कि कार्यपालिका और बाद द्वारा की जाने वाली ये चापलूसी उस संस्था की मूर्ति पूजा मात्र है जो धीरे धीरे सम्मान के योग्य नहीं रह गई है। लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि संतुलन बना है, और इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि जब भी न्यायपालिका इस संतुलन को खो देती है तो क्या होता है। साल 2016 में तुर्की में तख्ता पलट के प्रयास हुए और इससे जुड़े हुए होने के संबंध में 4000 से ज्यादा जजों को पद से हटाया गया या निलंबित करना पड़ा। हंगरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब संस्थाएं अपनी आलोचनाओं को राज्य पर हमले के साथ जोड़ देती हैं तो फिर माहौल बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा नुकसान करने लगती हैं। एनसीईआरटी का एक ऐसा चैप्टर जो ज्यादातर न्यायपालिका की प्रशंसा ही कर रहा है, न्यायपालिका के महत्वपूर्ण निर्णयों का जश्न भी मनाता है, न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी कहता है, मगर उसी चैप्टर को गहरी साजिश के रूप में सुप्रीम कोर्ट देख लेता है। यह बताता है कि भ्रष्टाचार पर पूर्व चीफ जस्टिस के शब्दों को लिखना जानबूझकर गलत बयानी है क्या। अपने इस लेख के आखिर में ऋषि ने कहा है कि इस न्यायालय को अपनी असलियत याद आने में कितना समय लगेगा कि ये कोई भगवान नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, ये सत्य और निंदा से परे नहीं है, और अगर हम सब अभी नहीं बोले तो हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। अपने इस लेख में ऋषि कुमार ने हर बात का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है, और शायद यही कारण है कि चोट बहुत गहरे लगी है। इतने गहरे लगी है कि इस लेख को लिखने के बाद कानून के विद्यार्थी ऋषि कुमार को उनके विश्वविद्यालय की तरफ से ये वाला मेल भेजा गया और कहा गया कि देश की सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के ढेर सारे वकील और जज, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी फोन करके आपके द्वारा लिखे गए लेख की आलोचना कर रहे हैं, जिसके कारण संस्थान की साख दाव पर लग गई है। इसलिए ऋषि कुमार, आप अपने आर्टिकल को तुरंत डिलीट कर दीजिए, यही विश्वविद्यालय के लिए और आपके लिए भी हित में होगा। इस भाषा को आप भी ध्यान से देख लीजिए जो सीधे सीधे धमकी नजर आती है। कहा जा रहा है कि डिलीट कर दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, आपके हित का होगा। अब ऋषि ने अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए अपने संस्थान की धमकी भरे अनुरोध पर जवाब दिया और कहा कि मैंने जो लेख लिखा है उसे डिलीट नहीं करूंगा, न तो अभी हटाऊंगा न कभी हटाऊंगा। इसे मैंने पूरी तरह से अपनी निजी क्षमता में लिखा है, निजी कैपेसिटी में लिखा है। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं किस विश्वविद्यालय का छात्र हूं, यानी मैंने अपनी पहचान विश्वविद्यालय से नहीं जोड़ा है। ये मेरे निजी विचार हैं और किसी भी रूप में इसे विश्वविद्यालय से जोड़ने की कोशिश पूरी तरह से गलत है। मेरे व्यक्तिगत विचारों पर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकार नहीं है। आप मेरी आवाज या मेरे अंतरात्मा के मालिक नहीं है, और यूनिवर्सिटी की अपनी ही आचार संहिता में लिखा हुआ है कि छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। फिर विश्वविद्यालय बाहरी दबाव में ऐसे कैसे झुक सकता है। बात एकदम साफ है कि जिनकी आलोचना की जा रही है उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। यह तथ्यात्मक है कि न्यायपालिका और बार के सदस्य इस दबाव के पीछे हैं, जो कि इस मुद्दे की गंभीरता को भी दर्शाता है। और तो और मेरे इस विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण मुझ पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना यूनिवर्सिटी और उसके मूल्यों का भी अपमान है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने जो शब्द लिखे हैं कि लेख को डिलीट कर देना ही आपके हित में है, यूनिवर्सिटी के हित में है, ये एक छिपी हुई धमकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं इसे धमकी के रूप में ही देख रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपने अधिकार के भीतर रहकर ही काम किया है और मुझे किसी तरह की माफी की जरूरत नहीं है। न ही मेरे विश्वविद्यालय को यह महसूस करना चाहिए कि उनके छात्रों द्वारा सच बोलने से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। अरे सच तो यह है कि अगर विश्वविद्यालय बाहरी दबाव में झुकता है तो विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। यानी सोचिए, ऋषि कुमार ने न्यायपालिका के एक फैसले और न्यायपालिका के इतिहास, खासकर भ्रष्टाचारी इतिहास को जब कंगाल कर सामने रख दिया तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वकीलों और जजों के बीच खलबली मच गई। ऋषि कुमार जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वहां पर फोन करके कथित रूप से धमकियां दी जाने लगी, दबाव बनाया जाने लगा। फिर ऋषि कुमार पर दबाव बनाया गया और ऋषि ने साफ साफ कह दिया कि मैंने इस लेख में कहीं भी अपने आप को यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ा है, इसलिए आपके साख की तो बात ही नहीं आती। और फिर सच लिखने से किसी की साख खराब कैसे हो सकती है। सोचिए कि जिस बात के लिए यूनिवर्सिटी को ऋषि कुमार जैसे युवाओं को सम्मानित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उस बात के लिए कथित धमकियां दी जा रही हैं। यही तो है असली अमृतकाल। अब तक सत्ताधारियों पर आरोप लगता था कि आलोचना और सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मुकदमे चलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेलों में डालते हैं, धन्ना सेठ लोग मुकदमे लदवाते हैं। अब न्यायपालिका भी बिना सुनवाई के सजा देने लगी है, वो भी एक तरफा। ऋषि कुमार के इस लेख और लेख के पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। देश के युवा इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास टाइम कहाँ है, क्योंकि उनके लिए तो हिंदू मुसलमान के चैप्टर के अलावा क्रिकेट का चैप्टर भी लगातार चालू है। एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है, तो उनके लिए बढ़िया डोज दे दिया गया है, वो सब इसी में व्यस्त रहेंगे। आप दर्शक भी टेंशन मत लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।